नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा और आज हम बात करेंगे सुप्रीम फैसले पर रार की। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर तकरार की, मुस्लिम महिलाओं को हक की, मौलवियों की दिक्कत की। जी हां, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नामंजूर किया है। वहीं देवबंद में भी उलमा बोर्ड के समर्थन में उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों को यह फैसला रास नहीं आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फैसले को शरीयत के खिलाफ बता रहा है और फैसले पर संशोधन और पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही गई है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या आखिर मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति क्यों है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें खामियों की बात क्यों कही जा रही है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का अधिकार है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन फैसले पर आपत्ति जताते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विचार करने की बात कही थी, जिस पर बोर्ड ने अब एक प्रस्ताव पास करके कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस्लामिक कानून यानी शरिया के खिलाफ है। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष से कहा कि वो सभी संभव उपाय करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें अदालत का फैसला वापस लेने का निर्णय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले के संबंध में सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि फैसला पलटने में मदद ली जा सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर विरोध जताया है, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून शरिया के खिलाफ है। पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दायर करेगा, सभी तरह के कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोलबैक करने की कोशिश करेगा। फैसले को 39 साल पुराने शाहबानो केस जैसा बताया। फैसले से मुस्लिम महिलाओं का जीवन बदतर हो जाएगा। रिश्ता नहीं तो भरण पोषण की जिम्मेदारी पुरुषों पर क्यों? भारत में जिस तरह हिंदुओं के लिए हिंदू कोड कानून है, उसी तरह मुसलमानों के लिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 संविधान का अनुच्छेद 25 में अपने मजहब का पालन करने की आजादी। ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों की शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आजादी दी गई है कि हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है। हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की बदली हुई धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं, ये विवाहित महिला का मौलिक अधिकार है। ये भारत में धर्मनिरपेक्ष धार्मिक सीमाओं से परे है। ये ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए है। लैंगिक समानता वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। जस्टिस डीवी नागरत्ना और जस्टिस
ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को, और यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति पर राजनेताओं की अपनी अपनी राय है। AIMPLB वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है, और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है, क्योंकि जब यह फैसला आया तब कांग्रेस ने इसका खुलकर स्वागत नहीं किया। करेंगे भी कैसे? इस पूरे निर्णय को लेने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया था। महिला विरोधी जो कदम उठाया गया और मुस्लिम महिला विरोधी जो कदम उठाया गया था और कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होते हुए जो महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया था वो कांग्रेस ने ही किया। और कांग्रेस ने केवल ये कदम नहीं, कांग्रेस ने तो UCC का विरोध किया, कांग्रेस ने 3 तलाक का कानून आया उसका विरोध किया। कांग्रेस जो भी कदम महिलाओं के हित में उठाए जाते हैं उसका विरोध करती है, इंडी अलायंस भी करती है। और जहां पर वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, हो सकता है कि वो AIMPLB से करवाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब मुस्लिम महिलाओं के हक और अधिकार पर अदावत के साथ साथ सियासत भी है। बात इतिहास की करें तो साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शाहबानू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति अहमद खान को CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने नया कानून लाकर पलट दिया था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फैसले को लेकर आगे क्या होता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। सियासत का शरिया है और इसलिए भी ये बात आई है सामने। देखिए, पहली बात तो ये कि ये डिसीजन आज का नहीं कह सकते, अभी का नहीं कह सकते। एक और वक्त था 1985 में जब ये बात आई थी, और सोचिए वो एक केस था शाहबानो केस जिसमें ये डिसीजन आया था, लेकिन उस वक्त पे जो चीजें आई सामने उसमें संशोधन किया गया। आज इतने वक्त बाद ये चीजें फिर से निकल कर आई हैं। बात अधिकार की है, बात हक की है, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति आई है। अब आपत्ति उनको क्यों है, या मुझे लगता है संविधान में जो चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से हैं, सभी धर्मों के लिए समान रूप से हैं, तो शरिया में क्या चीजें अलग लिखी गई हैं। और ये जो चीज आया, ये जो डिसीजन आज के समय में आया, उस समय को तो आप पीछे छोड़िए अभी, तो उसको आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो हक की लड़ाई है और अधिकार की बात हो रही है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। कोई विशेष धर्म के लिए कुछ ये अलग से चीजें नहीं की हैं, बाकी चीजों के लिए भी इंप्लीमेंट होता आया है। तो आखिरकार इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? इस चर्चा पर आगे चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन शर्मा, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। मोहम्मद कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मोहम्मद कौसर हसन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आ रही है। मोहम्मद कौसर हसन मसीह जी, ये जो एक डिसीजन आया और मुस्लिम तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको यदि गुजारा भत्ता देने का कोई निर्णय है या कोई फैसला है, उस पर आपत्ति क्यों? सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ। राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी साथी पैनलिस्टों का आभार व्यक्त करते हैं, और आपका भी आभार है, आपने हमको बोलने का अवसर दिया। देखिए, ये जो 125 CRPC में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो ये 125 CRPC में सभी मतलब महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे को बड़ा विस्तृत कर दिया और ये कह दिया कि ये महिलाओं का अब ये अधिकार है
और इसके तहत कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की महिला हो, उसको जो है वो गुजारा भत्ता प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पुरुषों के अंदर ये भय पैदा होगा और उस भय के कारण जो मुस्लिम समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे कि 3 तलाक है, हलाला है, इस पर काफी हद तक रोक लगेगी। तो ये एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला है जो मुस्लिम महिलाओं की दिशा को और दशा को सुधारने में बड़ी सहायता करेगा। इस पर जिस प्रकार से जो विरोध किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये विरोध गलत है। और मैं आपको और सभी लोगों को, खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये जो विरोध किया जा रहा है, ये है क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? संभवतः सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 21/1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत एनजीओ है, जिसमें कुछ मुसलमानों के, कुछ फिरकों के, कुछ मौलवियों का ये समूह बनाया गया है। इसका असल उद्देश्य ये है कि इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। और इसमें वो लोग जो है विशेष तौर से राजनीति में जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, जो टकराव और विखंडन की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई हैसियत मुस्लिम समाज में नहीं है। जो मुस्लिम तबका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी मौलाना है, इनकी कयादत में, इनकी इमामत में नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता है। इनके लोगों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते हैं, राजनीतिक संबंध नहीं बनाते हैं। तो ये काहे कि ये मुसलमानों के प्रतिनिधि है? तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, इस एनजीओ का अपना एक निर्णय है। उस निर्णय उन्होंने, मतलब हमारे देश का कानून ये सबको, सारे एनजीओ को अधिकार देता है कि वो किसी भी विषय पर मीटिंग करे, उसमें बोले। अब उनको कानूनी राइट भी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए और जाकर के उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करें, वो कुछ भी करें, कानूनी दायरे में रह करके ये उनका अधिकार है। लेकिन उनकी बात ये सारे मुस्लिम समाज की बात नहीं है। और मुस्लिम समाज, खासतौर से हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने, इन्होंने जो 4 पेज के ये प्रस्ताव पारित किए हैं, तो हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन ने इनके एक एक पॉइंट को कंडम करते हुए इनके सारे अधिसन के प्रस्तावों को सिरे से, बल्कि इनके पूरे संगठन को सिरे से खारिज करने का काम किया। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है? जी। रमाकांत जी, मुझे लगता है ये एक जो डिसीजन आया है, थोड़ा सा पीछे यदि जाकर इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी करें तो बहुत ज्यादा कनेक्ट में इसलिए नहीं कर रही कि राजनीतिक रूप से थोड़ा सा अभी इस चीज को रोक दें, सब लोग की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर उस चीज पे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन आया, अभी मोहम्मद कौसर जी खुद ही कह रहे हैं कि वो तो स्वागत करते हैं इस फैसले का, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है, जिसमें कुछ मौलवी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आपत्ति हो सकती है, तो वो वापस से याचिका लगा सकते हैं और एक विचार करने का एक रिक्वेस्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस विषय में ये समझने की बहुत जरूरत है कि आपत्ति आने की जरूरत ही क्या थी, या आपत्ति करने की जरूरत ही क्या थी। कोई डिसीजन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या राजनीतिक दल से तो आया नहीं, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। मुझे लगता है उस पर भी ठीक है, विशेष वर्ग के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें मुख्य रूप से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसके क्या मायने आप मानते हैं? और राखी जी, देखिए, इसमें मेरे हिसाब से ये इनकी मानसिकता बिल्कुल झलक रही है। और इसमें मैं लॉ बोर्ड की भी बात करूंगा और जो विपक्षी दल है, जब ये निर्णय आया उस समय में कोई भी विपक्षी दल ने इसका स्वागत नहीं किया। आपने देखा जब से ये निर्णय आया है कोई भी विपक्षी दल ने इसका स्वागत नहीं किया। अभी हमारे स्कॉलर कह रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे अभी कि लॉ बोर्ड जो है सो कह रहा है कुछ और ये उसका स्वागत कर रहे हैं। तो क्या ये लॉ बोर्ड से अलग होकर के बात कर रहे हैं क्या, या लॉ बोर्ड के कंसेंट से बात कर रहे हैं? यहाँ पर लॉ बोर्ड कह रहा है क्योंकि नहीं, ये तो शरीयत के हिसाब से ये तो बिल्कुल ही गुजारा भत्ता मतभेद पैदा कर। और एक ही चीज नहीं, उसका एक लाइन भी है, उसमें इन्होंने कहा है यह फैसला शरीयत से मतभेद पैदा करता है और गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए भीख है। अब एक चीज बताइए, क्या इनकी मानसिकता इससे झलक नहीं रही है? बिल्कुल झलक रही है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे 1985-86 की बात है, जब साहवानो केस के अंदर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस समय में भी किस तरह से उस फैसले को पलटा गया। संसद के अंदर में जिस तरह से कानून ला करके इस तरह से पलटा गया, और आज वही चीज फिर निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट का आया है
तो मुझे लगता है जो कि ये लॉ बोर्ड भी यहाँ पर वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहा है और यहाँ पर कोई भी विपक्षी दल का कोई रिएक्शन नहीं है। मैं तो स्वागत करता हूं, हमने हमेशा से ही इसका स्वागत किया है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो अभी कह रहा है, ये 1985 में भी इसका विरोध किया था, ये आज ही नहीं, ये तो आज पहले भी विरोध कर चुका है। तो मुझे लगता है जो इस देश के अंदर में सबको जीने का हक है, सबको जीने का हक है, सबको सशक्तिकरण का हक है। ये सरकार हमेशा से ही उन पक्ष को लेकर के आगे बढ़ी है जिस पक्ष में जाकर के आपने देखा जो कि चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसको विषमता को समत्व करने के लिए हमेशा से ही इन्होंने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये जनता को समझनी पड़ेगी, जो कि कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल जो आज संसद के अंदर में बैठ करके जो कहते हैं संविधान ऐसे लहराते हैं, लेकिन संविधान का कहना क्या है वो बिल्कुल बात नहीं करते, वो शरीयत की भी बात नहीं करते, लेकिन शरीयत को कहीं ना कहीं मौन तरीके से आप कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है और सामाजिक स्ट्रक्चर या राजनीतिक स्ट्रक्चर किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा निर्णय है और निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, पवन जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, पवन जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। निशांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? निशांत जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या मानते हैं ये जो डिसीजन आया, इसको पहले से कनेक्ट करते हुए चले? देखिए, गड़बड़ तो 1985 से ही हो गई। यदि सब कुछ ठीक रहता, ये कंटिन्यूशन में चीजें आती। असल बात तो ये है कि देखिए, एक प्रेशर और एक दबाव जो होता है, जिसने इस पूरे मुद्दे में उस प्रेशर की वजह से जो बदलाव हुआ, जो संशोधन हुआ संसद के अंदर, उसके बाद से एक कहते हैं ना भूचाल सा आया उस राजनीति में 1985 में। उसके बाद ये चीजें जो चली हैं और आज इस डिसीजन पर आए हैं कि ये सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं। यदि ये उस समय से ही जो आया था वो चल रहा होता तो शायद ये आज इस तरह की कहते हैं ना आपत्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि जब किसी के अधिकार की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, तो उस पर आपत्ति आने का क्या मायना आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि ये मुद्दा एक बहस से अलग होना चाहिए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, क्या निर्णय है, क्या नहीं निर्णय है, ये संविधान देखता है। लेकिन अगर बात आप सिर्फ करेंगे संविधान के तहत, तो मैंने कई बार कहा है और मेरा कहना ये उचित नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार से जुड़ के सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो धर्म निरपेक्षता भारत के अंदर आज के टाइम में बढ़ती ही जा रही है। इससे रोक लगाने के लिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, लेकिन ये सब बातों को दरकिनार करते हुए आप इस निर्णय की अगर आप बात करना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी का अपना एक मत है कि समाजवादी पार्टी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि चाहे उमला की बात हो, धर्म की बात हो, धर्म इनका अपना धर्म है, क्या ये चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, धर्म के ऊपर समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करना चाहती है, क्योंकि सभी धर्म को साथ लेकर से जुड़ना पीढ़ी है, दलित और औरत और सभी साथियों को लेकर काम करती है। लेकिन अगर बात आप मुस्लिम बोर्ड की कर रहे हैं तो अगर एक मैं बात छोटी सी कह दूं, अगर वो इनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो संविधान के तहत एक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या अपनी ऊपरी अदालत में जाना चाहते हैं तो इनको आजादी दी जाए, वहाँ भी जो निर्णय होगा वो इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर बात आप विशेष कर किसी धर्म की करेंगे तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। हाँ, अगर कुछ खास बात है तो कोई अगर फैसला होता है तो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे धर्म कोई भी धर्म हो, सभी के लिए सभी सब चीजें सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सम्मान्य होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूँ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए चैनल पर कि अगर ये असंतुष्ट हो रहे हैं इस बात से तो संविधान के तहत एक अधिकार है कि जाना चाहते हैं तो जाए कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फैसला आएगा उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बात अगर देश के अंदर धर्म की ना हो, पढ़ाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गगनदीप जी आवाज पहुंच रही है मेरी? गगनदीप जी, गगनदीप जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अभी आ रही है आपके पास। गगनदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो एक अधिवक्ता हैं, ये जो डिसीजन आया बहुत ज्यादा पीछे जाकर इसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है, जो भी है देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो डिसीजन आया है इस पर फिर से याचिका और विचार करने के लिए एक रिक्वेस्ट हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि इन चीजों पर एक बार विचार किया जाना चाहिए।
तो अभी जैसे कि मोहम्मद कौसर जी भी कह रहे थे कि 125 सीआरपीसी के तहत जो डिसीजन आया, हालांकि वो इसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जो समान चीजें रखी गई हैं संविधान के अकॉर्डिंग, यदि सारी चीजों को देखें तो मुझे लगता है किसी के हक की बात है तो उसमें कोई परेशानी है नहीं। तो आज ये आपत्ति क्या 1985 से जो शुरू हुई थी, कुछ लोगों का प्रेशर था उस समय पे भी सियासी रूप से, वो आज देखना पड़ रहा है, या एक्चुअल में कुछ और है, या फिर शरीयत के हिसाब से चीजों को चलाया जाएगा या संविधान के हिसाब से चलाया? क्योंकि ये प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको बीच में अलग से किसी एक नए संविधान को या शरीयत को लाने की कोई जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है वो सबके लिए देती है, वो पार्शियल होकर डिसीजन नहीं देती है। तो अभी भी जो इस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो निष्पक्ष होकर दिया है। जैसे बाकी सब धर्मों में सब महिलाओं को मेंटेनेंस का राइट मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने मेंटेनेंस का राइट मुस्लिम वुमेन्स को दिया है। अब ये दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूँ, लेकिन इससे अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 2001 में डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 18 के अंदर ऑलरेडी कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया। आज ये लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है कि आज ज्यादातर लोगों को इससे अवेयरनेस मिल रही है। ठीक है, बोलिए गगनदीप जी। जी सर, आप और अगर आप 1986 में जो मुस्लिम वुमेन्स एक्ट आया था उसका भी सेक्शन 3A चेक करें तो उसमें भी 3A में यही लिखा है, अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। तो विद इन द इद्दत पीरियड प्रोविजन एक इंतजाम करने के लिए बोला है, इद्दत पीरियड में पेमेंट पैसे देने के लिए नहीं बोला, या कोई सिर्फ इद्दत पीरियड तक पैसे देने के लिए नहीं बोला है। तो ये जजमेंट जो है ये वाकई बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें सबको एक राइट मिल रहा है और इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द स्टेट्स रोल इन अपहोल्डिंग इंडिविजुअल राइट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। ये सबको अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी प्रेरणा देता है कि सबको अपना राइट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये बात ठीक है आपने कही, लेकिन फिलहाल जो इस पर आपत्तियां आई हैं, या नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों उस चीज को लाने की कोशिश हो रही है, या क्या वापस से हम वो सिनेरियो देखेंगे जो हमने पहले देखा? क्या वो एक प्रेशर आएगा, क्या वो एक दबाव आएगा? आता है तो उसको कैसे काम करने की जरूरत है? क्योंकि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्शियल नहीं है, वो सबके लिए समान रूप से जो हो सकता है वो निर्णय देती है। तो मुझे तो लगता है ऐसे तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आ रहे हैं, कोई चीज नहीं पसंद आई है और लगता है उस पर बात करने की जरूरत है, तो देखिए वो भी हमें आज यहाँ देखना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उनके डिसीजन के सामने तो कोई ऐसे सवाल उठाए या उंगली उठाए तो मुझे नहीं लगता कि उस पर अभी तक कोई ऐसी चीजें हुई हैं। खैर ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार भी हैं सबके, उनको लगता है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। पवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आवाज पहुंच रही मेरी? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पवन जी, ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे लगता है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके गुजारा भत्ते की जो बात हो रही है, इसे किस तरह से कांग्रेस पार्टी लेती है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित 1985 से इसको जिक्र किया जा रहा है, शाबानो केस से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो आज इस पर सवाल फिर से उठ रहे हैं। वही एक विरोध तब भी था, थोड़ा दबाव हो गया, संशोधित हो गया। आज ये चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर आई हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर आपत्ति आई है। तो कांग्रेस पर इस तुष्टीकरण के जो आरोप लगते आए, जो तमाम चीजें आई हैं, वही भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो न्यायालय ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है और वो उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब धर्म में कोई बात लिखी है, ये धर्म में कोई बात है, धर्म से जो इंसान को जोड़ रहे हैं वो कुछ नहीं है। इंसान के लिए तो हमेशा ही है कि उसकी अच्छाई किसमें है, और जो कोर्ट का फैसला है वो अच्छाई को फैसला है।
नहीं, लेकिन ये कह देने भर से तो सर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि धर्म में जो लिखा है वही चलेगा। धर्म से चलेंगे कि संविधान से चलेंगे, हमें तो ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। पूरी लड़ाई संविधान पर हुई है पूरे इलेक्शन में, उसके लिए इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, इतनी चीजें हो गई, तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। 1985 में क्या हुआ, तब भी तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था। राजीव गांधी तो पहले पॉजिटिव ही थे, वो तो खुद वेलकम कर रहे थे, दबाव हुआ। कई ऐसे नाम थे उनके साथ, उनके साथ में जिनका ये प्रेशर था, और देखिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो झुक गए, वो दबाव में आ गए, वो तमाम चीजें हो गई, लेकिन हुई तो, और उसी चीज को आगे ले गए कि अब आप लोग हमें थैंक्स करिए और अब हम जाते हैं बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने। तो मुझे लगता है ये तो कनेक्शन वहां से जुड़ा ना। तो आज हम, लेकिन आज के समय पे तो हम कहां हैं, संविधान से चलेंगे या जिसके धर्म में जो लिखा। यदि हम धर्म से चलेंगे तो हिंदू धर्म में फिर कुछ और हो जाएगा, फिर मुस्लिम धर्म कुछ और कह देगा, तो हम तो इसी में उलझ कर रह जाएंगे। न्यायालय ने प्रतिक्रिया दी है वो बिल्कुल सही है, और गुजारा भत्ता उन महिलाओं को मिलना भी जरूरी है। देखिए कि खाली आपके मजहब में जो लिखा है वो एक अलग है, और जो से उनका जीवन चल रहा है वो एक अलग है। तो हम तो न्यायालय के साथ हैं, और न्यायालय की इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, काश ये पहले भी हुआ होता। खैर ठीक है, वापस आऊंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें इस चर्चा में बाकी हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आप इस डिसीजन को कैसे मानते हैं? ये पहले जो आया तो क्या दबाव का हिस्सा था? आज जो फैसला आया उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये चेंज जब आई थी 1985 में, ठीक उसी समय से यदि इम्प्लीमेंट हो गई होती तो क्या ये आपत्ति आज नहीं होती? आपका क्या मत है इस डिसीजन पे? देखिए राखी जी, पहले पूरे मामले को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो प्रकरण में जो फैसला दिया, निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। अब किन कारणों से जो भी परिस्थितियां रही हों, उसके आधार पर जो है राजीव गांधी सरकार ने उसमें जो भी नया जो है उसको रोल बैक किया और एक नया कानून ले आई। सवाल है कि गुजारा भत्ता तब भी देने का अधिकार जरूर था, लेकिन इतना क्लियर कट नहीं था। अभी आप देखिएगा 2001 से, अभी हमारे वकील साहब बता भी रहे थे कि 2001 से मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का है, लेकिन उसमें क्या है 125 का तो माल ये हो जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ उनकी भी जो पुरुष हैं उनको भी जो है उसमें उनकी सहमति होनी चाहिए। अब ये इतना कंफ्यूजिंग था कि आज तक लोगों को, बहुत सारे लोग जो अदालत गए, लंबा केस लड़े, आप देखिए यही केस जो लड़ा गया होगा कम से कम 8-10 साल हो गया, तब तक ये महिलाएं क्या करेंगी। निश्चित रूप से आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक तरह से उस समाज के लिए भी, उन महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत भरी बात है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका विरोध कौन कर रहा है। हमें लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अभी जो कोर्ट में जाने की बात करें, देखिए कोर्ट में जाने का अधिकार तो सबको है, वो जा सकते हैं, लेकिन विरोध किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकते। उसका कारण है कि वो देश का कानून बन चुका है, अब वहाँ उनको मानना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब मान लीजिए कोई सरकार आती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के नया संवैधानिक व्यवस्था क्रिएट करती है, तो ये एक जो है अलग बात होती है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हमको लगता है कि उन महिलाओं को जो इससे जो है काफ़ी प्रभावित हैं और उनको गुजारा भत्ता मिल पाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उस समय राजीव गांधी, देखिए अब ये तो सियासी मामला बन गया है कि भाई ये बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन जो हमारे पैनल में जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सारे लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया। उस टाइम में क्या हुआ, उस समय क्यों इस तरह का विरोध नहीं हुआ या इनका समर्थन क्यों नहीं मिला, ये जरूर बहस का मुद्दा होगा। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई बाकी लोग चुप क्यों हैं, बिल्कुल मुखर होकर बोलना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। आर्टिकल के, संविधान की धारा 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी है। आप जिस तरह से कानून बनता है, पूरे देश के लिए कानून बनता है, एक समान, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं किसी धर्म विशेष से किसी वर्ग विशेष के लिए अलग कानून है और उनके अलग कानून है। हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक व्यवस्था को ही लागू करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक जो पीठ होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले आते हैं वो संविधान के तहत ही वो फैसले सुनाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर डिसीजन होते हैं। तो ये जो अभी आज का जो फैसला है, जिस पर काफ़ी हमें लगता है कि अभी तक किसी भी विपक्ष के किसी नेता का इसके खिलाफ तो बयान आया नहीं होगा और अभी हमने देखा भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तरह से इस फैसले को उनकी सहमति
किस तरह से देते हैं, या मौन सहमति है या खुल के इसका समर्थन करते हैं। तो इस पैनल में बैठे हुए सारे लोग खुल के समर्थन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया महिलाओं के पक्ष में दिया, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। भाई किसी भी महिला को अगर आप मान लीजिए उसका तलाक हो जाता है, वो अलग हो जाती है, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो इस बात का अगर हिंदू मैरिज एक्ट में है और पूरे कानून है कि भाई उसको गुजारा भत्ता मिलने का हक है, तो क्यों नहीं समाज के एक ही देश में एक ही कानून है। अभी बात यूसीसी की आएगी, ये भी आप देखिएगा थोड़ी देर में, कि जो है कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो बिल्कुल देश एक है, कानून एक होना चाहिए, और उस कानून के तहत उनको धार्मिक स्वतंत्रता आपकी अलग है, लेकिन एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा कि सामाजिक रूप से जिन लोगों को मिलना चाहिए समानता का अधिकार, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी भी रखवाली करना संविधान का काम है, उसकी भी रखवाली करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, ये आने वाले समय में एक लैंडमार्क फैसला तो हो चुका है, और हमें लगता है कि भले ही जो है ये मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के लोग और एक NGO है, और NGO अभी हमारे मौलाना साहब बता भी रहे थे, तो NGO है, ठीक है, वो अपना तर्क रखेगा, सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने ये उसके जुरिडिक्शन में है, इनके जुरिडिक्शन में कुछ भी नहीं है। इनको ओवरऑल अदालत में जाना पड़ेगा, और अगर कुछ ऐसा है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई उनका शरीयत कानून क्या है। भाई वो कोई कानून थोड़ा ही है, भाई वो उनका एक अलग जो है एक संस्था है, और ये एक जो उनके जीने का तरीका है शरीयत। लेकिन सवाल है कि वो कानून नहीं है, कानून तो संविधान में ही है, और संविधान ही तय करेगा कि इस देश में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो है बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारा संविधान इतना मजबूत है कि हर तरह की आज़ादी देता है, लेकिन एक आज़ादी तो नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव हो। बिल्कुल। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। धर्म के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे वरिष्ठ गुरु उम्र के और गुरु बराबर ही बैठे हैं। मेरा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी मामले को धर्म से न जोड़ा जाए। धर्म से हट करके, चाहे हिंदू बेटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए सरकार के माध्यम से, एक न्यायालय के माध्यम से, संविधान के तहत एक फैसला आए, और जो फैसला आया ठीक है, इनको स्वीकार करना नहीं करना वो इन लोगों का काम, लेकिन जिनके पक्ष में ये फैसला है उनको स्वीकार करना चाहिए। और अगर बात बार बार यही उठ के आ रही है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड या शिया समुदाय, जो भी, आई डोंट नो अबाउट हिम, जो भी व्यक्ति है, अगर वो चाहता है अपने आप को प्रूफ करना तो एक बार प्रूफ करे, नहीं होगा उनके पास तो फिर फटकार लगाई जाएगी कोर्ट के माध्यम से। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि संविधान के अगर उनका मन है तो उनको जाने की अनुमति दी जाए, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन निशांत जी मुझे ऐसा भी लगता है, मेरा एक व्यक्तिगत मत है, हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान में संविधान को फॉलो करने की बात करते हैं, संविधान में जीना है, संविधान में मरना है। आप समझिएगा मेरी बात को। तो आज यदि इस देश में हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, यदि कोई डिसीजन है संविधान को देखकर समझकर तमाम चीजों के लिए आया है फैसला, तो मुझे लगता है फिर उस मानसिकता को कैसे हटाया जाएगा जो इस पर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं मानती हूं सबका व्यक्तिगत अधिकार है, जाइए याचिका लगाइए, बिल्कुल आपको आपत्ति आप करिए, लेकिन हमें फिर इस चीज को समझना होगा ना कि वो किसी के लिए भी है। लेकिन कोई डिसीजन आया है तो हम उसको एक्सेप्ट तो करें, हम में इतनी ताकत तो हो कि हाँ वो, और फिर क्या हमें समझ में नहीं आता कि हित में है या अनहित में है, तो इस चीज को भी तो हटाना पड़ेगा ना। वो कैसे हटेगा? ऐसे तो नहीं हट पाएगा। एक बात प्राची मैम ऐसा है कि मैं अगर कहूँ तो इस राजनीतिक डिबेट से ना जोड़िएगा, पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, और सभी लोग भी चैनल पे स्वीकार करें ना करें, लेकिन स्वयं में एक मिनट। हाँ, आपने देखा होगा, मैं इस राजनीतिक डिबेट से प्लीज मत जोड़िएगा, मेरा पर्सनली व्यूज है, लेकिन जितने भी मेरे गुरु समाज सब लोग बैठे हैं ये इसको स्वीकार करें, कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है चैनल पे स्वीकार न करें। एक रिपोर्ट के माध्यम से मैंने चैनलों के माध्यम से पढ़ा है कि महिलाओं, थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, एक बहुत बड़े जज ने कहा है कि महिलाओं के द्वारा उत्पीड़न के मामले पुरुषों के ऊपर इस कदर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के माध्यम से पुरुषों के ऊपर उससे पड़ के मामले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि अधिकारी या आम लोग जो भी है, या जज से लगा करके आम नागरिक तक, सड़क के हिस्से तक, एक ऐसा मामला हो गया कि सुसाइड की जो संख्या है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मेरा इस मुद्दे से जोड़ना नहीं है, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को दोनों वर्गों के पक्ष में,
चाहे वो महिला पक्ष हो या पुरुष वर्ग हो, दोनों को पटकना चाहिए और दोनों के उत्पीड़न के मामले, चाहे पुरुषों तो के माध्यम से निशांत जी, महिलाओं के ऊपर हो, ठीक है, महिलाओं के माध्यम से पुरुषों के ऊपर हो। ठीक है, इनको एक जोड़ना मिनट। तो चाहिए निशांत जी, बहुत ये तो अच्छे ऑलरेडी तरीके से। है, ये तो ऑलरेडी है ना नियम में। यदि कोई प्रताड़ना महिला की तरफ से हुई है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, मुझे लगता है ये तो वहां सारी चीजों पर बातचीत होती है ना, वो तो सारे सबूत प्रमाण होते, फिर डिसीजन होता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई महिला रोती हुई, कोई पुरुष रोता हुआ चला गया और वो कह रहा है कि महिला ने ऐसा किया तो हम यकीन ही नहीं करेंगे। तो ये तो सबको पता है कि वो तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा ना। मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। आपकी नजर में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि पुरुषों के आधिकारिक एवं आम नागरिक से लगाकर अधिकारिक तक की सुसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़े चैनल ने और बहुत बड़े जज ने कहा है। लेकिन इस डिबेट से मैं हटके मैंने बात रखी है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, अगर कोई कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से स्वीकार नहीं करता है किसी फैसले को, तो ऊपरी अदालत तक वो जाना चाहते हैं तो जाए, लेकिन माननीय कोर्ट का जो निर्णय है अगर उनके मानने के लायक है तो उनको मानना भी चाहिए। बस मेरा इतना सा कहना है। समाजवादी पार्टी इतना सा ही कहना चाहेगी कि उसको चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबको बराबर रखा जाए, किसी को एक पक्ष में ना दबाया जाए और ना ही अधिक उठाया जाए। मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगी गगनती जी के साथ, लेकिन उससे पहले रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमाकांत जी बोलिए। हाँ राखी जी, देखिए यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इसमें कांग्रेस के भी हमारे मित्र हैं और समाजवादी पार्टी के भी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और आज उस चीज का ये फेवर कर रहे हैं, मुझे लगा है अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रखरता से इनको करनी चाहिए, मुझे लगता है इस निर्णय को भी ये प्रखरता से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इसका सहमत अपनी दे रहे हैं। तो क्या राजीव गांधी जी उस समय में 1985 में जब ये कानून के विरुद्ध में, जब डिसीजन के विरुद्ध में कानून लाए थे, तो क्या राजीव गांधी जी गलत थे? या आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाद राहुल गांधी जी अपने आप को विपक्ष का नेता संसद के अंदर में घोषित जिस तरह से उनको किया गया है, और हर एक चीज वो आप देखेंगे जो संविधान के साथ उन्होंने, संविधान के प्रति के साथ इन्होंने शपथ खाई थी, अखिलेश यादव जी भी वो संविधान के प्रति के साथ शपथ खाए थे। तो क्या उस समय में संविधान खतरे में था या अब संविधान खतरे में है? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इसको या तो प्रखरता से उठाएं और इस चीज को कहें, क्योंकि राजीव गांधी जी जो उन्होंने कानून लाया था संसद के अंदर में उस निर्णय के विरुद्ध में, तो वो शायद गलत थे उस समय में। ये चीज कहीं ना कहीं हमें लगता है इस चीज का अभाव है, और यही अभाव मैं कहना चाहता हूं, इसी चीज को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये निर्णय सही है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, संविधान लहराने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो निर्णय कहीं ना कहीं हमारी महिला नारी शक्ति को कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदान करता है, तो मुझे लगता है उसको भी प्रखरता से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। ये चीज हमें नजर नहीं आ रहा है, इसी चीज का अभाव है, इसीलिए संशय उत्पन्न होता है। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है वो स्थिति अब उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशंस, समय, सब कुछ बदल चुका है, एक लंबा वक्त हो चुका है। तो आज का सिनेरियो, आज की राजनीति बहुत अलग हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इतने प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और रही बात राजीव गांधी की, जिनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने भी जो चीजें उस वक्त पे की होंगी, तो देखिए उस वक्त पे कौन कौन समर्थन में था, किसका दबाव था, उसके बाद उन्होंने भी थैंक्स करके किस चीज पे आगे वो बढ़े और साफ शब्दों में कहकर गए कि अब मैं जा रहा हूं आगे और अब आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन मत लीजिएगा। तो तब की बात ही अलग थी। एक चीज मुझे लगता है जो बदलाव की हुई, दूसरी तरफ दूसरी चीज का क्रेडिट भी मिला। हाँ बोलिए राखी जी, मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आज की परिस्थिति क्या है आप जानते हैं? आज देश की परिस्थिति ये है, क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं समानता का सब भाव होना चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए देश के अंदर में। लेकिन कोई अगर इस तरह से कहे बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में जगह नहीं है, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं क्या संशय उत्पन्न नहीं होगा विपक्षी दलों के मानसिकता के ऊपर में। आपने कहा जो कि सबसे पहला अधिकार किसका है इस देश में, संसाधनों के ऊपर में, क्या संशय उत्पन्न नहीं होगा? क्या बिल्कुल संशय उत्पन्न होगा। यही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर तो 2 विपक्षी दल के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से। ये तो स्पष्ट करने का कम से कम प्रयास तो करें। आज 1 घंटे की डिबेट में यही चीज तो चर्चा होनी चाहिए कि क्या आप प्रत्यक्ष रूप से, प्रखरता से इस निर्णय का स्वागत करते हैं, राहुल गांधी जी हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हो।
वो ये कम से कम ना कहें जो कि आज बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। अरे भाई, बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है तो 140 करोड़ जनता के लिए तो जगह है या नहीं है? तो आपके जो ये निर्णय है, आपके जो ये मौन वाली स्थिति है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है संदेह पैदा कर रही है। राखी जी, हम लोग यहाँ पर 1 घंटा बहस जरूर कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे राजनीतिक पटल पर जब हम देखेंगे तो पता चलेगा जो कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थितियां भले ही बदल गई हो, 1985 का परिस्थिति नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। हमारी मुस्लिम माता बहनें भी सशक्त हो, ठीक है इसके रमाकांत लिए जी। हम लोगों को आगे कदम पवन जरूर जी। उठाना चाहिए और इस निर्णय का स्वागत करना। पवन जी, आपने तो कहा आपने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन एक जो शंका बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि वो स्थितियां 1985-86 वाली यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन एक बात है कि बहुत खुल के समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ये तमाम बातें रखने की बहुत जरूरत है और राजनीतिक रूप से उनको अभी भी नहीं लगता, भले आप इस मंच पर कह रहे हो। एक तो बात है समय के अनुसार। अब जैसे भी आपने कहा कि जो उस टाइम का समय था, उस टाइम पे क्या परिस्थिति थी या उस टाइम पे क्या रहा था, वो उस टाइम के अनुसार है। जो आज का समय है, आज के अनुसार है। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य है और ये एक हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना भी बनाए तो एक आम आदमी, आम इंसान, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। भाई, उन महिलाओं का जो तलाकशुदा है या उनको तलाक हो रहा है, उनका भविष्य कैसे चलेगा, ये उन्हीं के लिए है ना, और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको ये लगता है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, ये आरोप आप पे है, उनको लगता है आप यहाँ पे तो कह रहे हैं, उधर से सपोर्ट करेंगे। नहीं, देखिए, पुष्टिकरण की अगर इस तरह की कोई राजनीति करता है तो बीजेपी करती है, कांग्रेस कोई ऐसी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस बिल्कुल साफ सुथरी छवि और सिर्फ विकास की राजनीति करती है और हमेशा विकास को लेकर चली है और विकास के साथ चली है हमेशा। देखिए, मैं आपको बताऊं, उस समय पे जो भी वामपंथी दल हैं वो बीजेपी और शिवसेना, उनका तो कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल अलग ही थे इन तमाम चीजों से। उस समय की मैंने कहा ना, परिस्थिति बहुत अलग थी, तो आज वो वही बात कर रहे हैं जो वो उस वक्त पे स्टैंड लेते थे। लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं, मैंने बोला आज के समय पे हम अपने संविधान पे क्या हो सकता है, कितना सही है, उसमें एका कैसे रहेगी, क्यों डिस्प्यूट हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से तो कम से कम ना हो। यदि सबको लग रहा है कि सुन के ही अच्छा डिसीजन है तो सुन के अच्छे डिसीजन को दिखाना है। आज ये शंका क्यों बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो भी गठबंधन में है वो पीछे के पर्दे से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट करेंगे? ये छोटा सा आरोप थोड़ी है। मैम, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे नेताजी श्री राहुल गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा वो संविधान को लेकर ही लड़ा और वो संविधान के साथ है, और जो पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया, उनकी जो सीटें इतनी बड़ी वो संविधान के प्रति तो बड़ी हैं। ये तो आप खुद देख रहे हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। चलिए ठीक है, 1 मिनट, ठीक है पवन जी, 1 सेकेंड आ रही हूँ वापस। गगनदीप जी, अभी 2-3 बातें यहाँ निकल कर आई थी कि बहुत, जैसे निशांत जी भी कह रहे थे, एक ये पॉइंट भी निकल कर आई गया, इसी को भी थोड़ा सा जोड़ के मैं आगे अपनी बात को रखूंगी कि मामले बहुत बढ़ रहे हैं, पुरुषों की संख्या जो है वो भी मतलब महिलाओं की तरफ से काफ़ी प्रताड़ित हैं, तमाम चीज़ें। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लगा, ठीक है निशांत जी ने अपनी बात रखी, हो सकता है मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो तो सारी चीज़ों को देख के अपना डिसीजन दे रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई पुरुष रोता हुआ चला जाएगा तो महिला को उठाकर आप जेल में डाल दोगे या उसको तमाम चीज़ों से आप अलग कर दोगे, या महिला रोती हुई जा रही है तो पुरुष को आप जेल में डाल दोगे और महिलाओं को सारी चीजें दे दोगे। तो ये तो पूरी चीजें प्रोसेस में आती हैं, सामने डिसीजन होता है, तब की बात हो रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि लिख दिया तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। अब कुछ भी हो रहा हो, महिला सही हो या गलत हम तो देंगे, पुरुष गलत हो या सही वो तो जो हो गया वो ऐसा है। क्या ऐसा कुछ भी है? और कानून सबकी सुनता है, कानून पक्ष की भी सुनता है, विपक्ष की भी सुनता है। लॉ इज बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस को पूरा स्क्रूटनाइज करने के बाद ही डिसीजन दिया जाता है, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। ठीक है, कुछ लॉज हैं जो थोड़ा बहुत वुमेन को फेवर करते हैं, लेकिन क्योंकि वुमेन्स के साथ इतना कुछ पीछे ट्रेजेडी हो चुकी है जिस वजह से ये स्टेप कोर्ट को लेना पड़ा। लेकिन आज वो चीज ऐसी पहले जैसी नहीं है।
तो सुनी सबकी जाती है, एविडेंस पे सारी चीज होती है और एविडेंस को स्क्रूटनाइज करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। और अपनी बात सबको कहने का हक है। देखो, कोई भी डिसीजन आएगा वो किसी के फेवर में होगा तो किसी के अगेंस्ट भी होगा। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पे जितने स्पोक्स पर्सन है सब इस जजमेंट का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसा मौलाना साहब ने बोला कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ लोग हैं वो लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अगली डेट पे उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा कि इसमें कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं। सो एवरीवन इज फ्री टू स्पीक, फ्री टू गिव देयर व्यूज। आखिरी डिसीजन कोर्ट का है कि उस पे वो चीज जायज है या नहीं। ठीक है मोहम्मद कौसर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है कि ठीक है, आपने भी क्योंकि इस फैसले का स्वागत किया है तो मैं उस पर अलग से कोई सवाल नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, कौन लोग हैं, किस तरह से है, एक एनजीओ की तरह काम करता है, सब कुछ मैंने माना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की आपत्ति सामने ला के, इस तरह के सवाल उठा के आप मैसेज गलत पास करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या इसके लिए आप कि यहाँ कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि आप कम से कम कोई हित का काम हो रहा है तो उसमें कम से कम इस तरह की आपत्तियों को ना लाया जाए? मतलब आप समझिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप एक छोटा सा आपत्ति का आना, फिर वो फैलती है, आपत्ति आई, आपत्ति आई, आपत्ति, बड़ा हल्ला हुआ उसका, और फिर और जो लोग होंगे ना उनको भी लगता है हाँ ऐसा होना था, ऐसा होना था। तो ये गलत है। मुझे लग रहा है यदि वो प्रैक्टिकली सही डिसीजन है, एक आम व्यक्ति को सुन के भी लग रहा है, तो उसमें इस तरह की आपत्ति को लाना ही या उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। देखिए राखी जी, मैंने अपने वक्तव्य के जो शुरुआत में ही बात कही थी और उससे स्पष्ट भी है, और ये बात जग जाहिर है कि कुछ ऐसे तत्व तो होते ही हैं जिनका काम हमेशा से ऐसा रहा है जिससे समाज में वैमनस्य फैले और मुस्लिम समाज की बदनामी हो, झगड़ा फसाद हो और उनका एजेंडा परवान चढ़े। ये वही लोग हैं जिनके जहन में, जिनके दिमाग में मुस्लिम लीडरशिप का भूत चढ़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जिनका हर प्रयत्न, हर प्रयोजन इस देश के संविधान के साथ खेल करके इस देश में मजहबी निजाम और मजहबी कानून लागू करना है। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो भारत को तालिबान और पाकिस्तान जैसा देश बना करके महिलाओं का उत्पीड़न करना चाहते हैं। देखिए, आपको एक बात जान करके बड़ी हैरानी होगी, मैं भी अधिवक्ता हूं और अब इस समय तो मैं वकालत नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं वकालत करता था तो हमारे शहर कानपुर में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले रही थी। उसमें कुछ तलाकशुदा भी थी और कुछ ऐसी थी जिनका पतियों के साथ विखंडन था। देखिए, ऐसा है कि सुबह से हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो एक सेकुलर कंट्री है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 1000 काम ऐसे करते होंगे जिनका शरीयत से 1000 किलोमीटर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। शादी करेंगे तो मंगनी करेंगे, बारात ले जाएंगे। इस्लामिक शरीयत में तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि शादी में 500 आदमी बारात में बाराती लेकर के चले जाएं या मंगनी की जाए या दूसरी रस्में की जाए, तो वो सारी रस्में कर लेते हैं। महिला के मतलब जो है स्त्री के मायके से जो धन मिलता है, जो इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वो सब ले लेते हैं। लेकिन जब महिला को अधिकार देने की बात आती है तो बड़ा हुंडा शब्द है कि इनके पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये और इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। और अगर इनका स्थान होता, अभी एक बात आई थी कि लॉ बोर्ड ने कह दिया, लॉ बोर्ड ने, अरे सर लॉ बोर्ड को तो हुआ आप लोगों ने बना रखा है। लॉ बोर्ड की तो कोई इतनी हैसियत नहीं है कि पूरे भारत में अपना एक एमएलए बना सके या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सके। ये लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। इसको कब चुनाव के जरिए इनकी कार्यकारिणी गठित की गई, कौन से मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दे करके, मतलब जो है, जो भाई संगठन के भी तो चुनाव होते हैं, तो कौन से मुसलमानों ने इनका चुनाव करके इनको बना लिया है? तो इनकी बातों में जाने से अच्छा है, इनका प्रचार करने से अच्छा है हमको मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के इसकी अच्छाई के प्रचार करना चाहिए, और हम लोग बराबर लगे हुए इस कार्य को कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, रमाकांत जी और निशांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक सेकंड, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से, फिर मैं वापस से कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो तो वापस आऊं। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे मामले का कोई हल निकलता दिखता है? और आने वाले समय में अब क्योंकि ठीक है याचिका लगेगी, वापस से डिसीजन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाया गया है, जिस तरीके से संविधान की बात आज वर्तमान में चल रही है, सिलेक्शन से पहले से चली आ रही है, उसमें बीच में शरीयत को ला रहे हैं, किसी धर्म विशेष को लेके आ रहे हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए राखी जी, ये तो ठीक तो नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम अदालत का फैसला है और उसको मानना पड़ेगा। उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अभी मौलाना साहब बोल भी रहे थे 125 के तहत बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता ले रही हैं। कानून तो है, लेकिन बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आप केस लड़ते रहिए। अब इसी वाले फैसले में देखिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कुल 5-6 साल लग गया और बल्कि ज़्यादा ही लगा। तो उसमें क्या है कि अब वहाँ लोअर कोर्ट में भी दिया, फिर हाई कोर्ट में भी गुजारा भत्ता देने की बात की गई। उसके बाद फिर भी जो है अब जिसको जाना है अपील में चला गया अगला पक्ष, जो पुरुष पक्ष है, और जा करके वहाँ पर फिर कोर्ट ने फैसले को बदला। तो इन सारी स्थितियों को देखिए तो कोर्ट ने एक नज़ीर पेश किया देश के सामने और उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है जिनको वाकई ज़रूरत है। अब रही बात, इसमें बहुत सारे राजनीतिक बातें हो रही थी। 1985 में क्या हुआ, साबानो प्रकरण में क्या हुआ, पूरा जो है मामला एकदम पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद 2001 में किस तरह से CRPC का उपयोग किया गया 125 का, वो भी लोगों के जहन में है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अब वो क्या उसकी एग्जिस्टेंस है मौलाना साहब बता रहे थे, लेकिन हम लोगों को मीडिया के सामने सारी बातें आती हैं। और जब कोई मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में तो संज्ञान में आ ही जाता है कि कौन है पिटिशनर, कौन इस फैसले के खिलाफ वहाँ अपील कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये तो है कि महिलाओं को उनका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, जो पीड़ित हैं या जो तलाकशुदा हैं या किसी वजह से जो भी है, तो उनको एक रिजनेबल वाजिब गुजारा भत्ता मिलना जरूर चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। निशांत जी पहले आप। समाजवादी पार्टी तरफ एक ही बात कहती है कि अगर बात सरकारों से जुड़ के सुप्रीम कोर्ट की करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष बात ना हो, किसी बात ना हो। अगर कोई फैसला आया है और किसी के पक्ष में है तो उसमें लगता है कि कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति अपने जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट महान्याय हो या फिर बात कीजिए संविधान की। लेकिन अगर बात एक महिला पक्ष की करेंगे तो पुरुषों का भी पक्ष भी ध्यान में रखा जाए, बच्चों का भी रखा जाए, हिंदू का भी रखा जाए, मुस्लिम का भी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही निशांत जी। निशांत जी, बहुत नेटवर्क इशू है। ठीक है, रमाकांत जी आप अपनी बात रखिएगा। हाँ जी राखी जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी मौलाना साहब अभी कह रहे उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जिस्टेंट स्टेटस के बारे में वो कह रहे थे। एक NGO है और इसके पता नहीं कहां से क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, वो मुझे नहीं पता। जो भी है वो अपना पक्ष रख रहे थे और इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा इस चीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सामाजिक ऐसे धरे को, ऐसे सामाजिक जो ये हैं उनको अगर सशक्त करने की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मुझे लगता है जो UCC जो है उसके लिए भी आप रास्ता साफ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसका आपका तो जो वक्तव्य है, कथन है, उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और आने वाले समय में ये बात तो सच है, देखिए UCC अभी है और उसके बाद कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन क्लियरिटीज होना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने अब ठीक है, आप भले कह लीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन आपत्ति तो आई। अब आपत्ति आई है तो सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, तो सुप्रीम कोर्ट को तो बात करना ही होगा, याचिका होगी, सारे डिसीजन होंगे, बदलाव होता है कि नहीं होता। और अच्छा ही है एक पॉइंट और ऐसा क्लियरिटी के साथ आए ताकि दोबारा इस तरह की चीजों पर या किसी के अधिकार को लेकर, खासतौर पर महिलाओं के अधिकार को लेकर कोई बात है तो उस पर तो कम से कम सवाल मत उठाइए, क्योंकि वो कोई ये देख के किसी धर्म विशेष के लिए अपना निर्णय नहीं देता। जिस तरह के भी मामले ऐसे आते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी होते हैं। समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि ये जो बात निकली सुप्रीम कोर्ट का नजरिया और शरिया को लेकर जो बातें आ रही थी, मुझे नहीं लगता, और अभी जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स को क्लियर किया है। तो आप एक तरफ एक नियम
या धर्म के हिसाब से नहीं चला पाएंगे। देश तो संविधान से चलेगा, कानून में जो चीजें हैं, जो कानून बने हैं वो होंगे वैसे ही, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। फिर भी अधिकार है, क्योंकि अब संविधान में तो व्यक्तिगत रूप से अधिकार भी दिए गए हैं आपको अपनी बात रखने का, तो ठीक है, उस नजरिए से आप चलिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या इसमें कोई बदलाव या चेंजेस दिखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।